बच्चों, हमने पिछली क्लास में आदर्श विलयन के बारे में पढ़ा था कि आदर्श विलयन क्या होते हैं। आदर्श विलयन वे विलयन हैं जो किसी भी ताप व दाब पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। मीन्स राउल्ट के नियम का पालन अगर कर रहे हैं सभी ताप व दाब पर, ताप दाब व सांद्रता पर, तो उसको हम क्या कहेंगे? आदर्श विलयन कहेंगे। उसमें हमने देखा कि दो घटक हैं ए और बी, तो कुल वाष्प दाब जो होगा वो पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा। और पी ए क्या होता है? पी ए नोट एक्स है, और पी बी क्या होता है? पी बी नोट एक्स बी। और कुछ और पॉइंट हमने देखे थे कि आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा जब हम विलायक और विलेय को मिलाएंगे। ना कोई ऊर्जा, किसी भी ऊर्जा का अवशोषण होगा, ना उत्सर्जन होगा, किसी भी तरह की रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। तो ऐसे विलयन को हम आदर्श विलयन कहते हैं। अब आगे हम देख रहे हैं अनादर्श विलयन। मीन्स अनादर्श विलयन किसको कहते हैं? ऐसे विलयन जो ताप, दाब तथा सांद्रता की प्रत्येक स्थिति पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। मतलब ये जो विलयन होंगे वो प्रत्येक अवस्था में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे। मतलब हो सकता है कि कुछ अवस्थाओं में राउल्ट का नियम का पालन करें, कुछ अवस्थाओं में राउल्ट के नियम का पालन ना करें। मतलब इन जनरल हम कह सकते हैं कि सामान्यतः हम कह सकते हैं कि वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते वे अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तो जैसे आदर्श के लिए हम देख रहे थे, ऐसे ही अनादर्श के लिए भी होगा। पहला क्या है? अनादर्श विलयन निम्न शर्तों का पालन करते हैं। मतलब जैसे आदर्श विलयन कुछ शर्तों का पालन कर रहे थे, ऐसे ही अनादर्श विलयन होंगे। जो इनका कुल वाष्प दाब होगा वो विलेय और विलायक के दाब के योग के बराबर नहीं होगा। मतलब पी ए प्लस पी बी के, जो पी ए और पी बी हम राउल्ट्स नियम के अकॉर्डिंग निकालते हैं, उसके सम के बराबर ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो पी ए है, जो पी ए आपका होगा वो इट इज़ नॉट इक्वल टू एक्स ए पी ए नोट, वो एक्स ए पी ए नोट के बराबर नहीं होगा। इसी तरह से पी बी जो होगा वो एक्स बी पी बी नोट के बराबर नहीं होगा। ये समस्या है, क्योंकि पी ए एक्स ए पी ए नोट और पी बी एक्स बी पी बी नोट के बराबर नहीं है। इसीलिए पी टोटल जो होगा ये क्या है? ये पी टोटल है। दिस इज पी टोटल। टोटल प्रेशर जो है वो पी ए प्लस पी बी के बराबर नहीं होगा। तो ये पहला कंडीशन हो गया, पहला शर्त हो गया। दूसरा शर्त है कि ऐसे विलयन जिनका आयतन विलेय और विलायक के आयतन के योग के समान नहीं होगा। मतलब जो मिक्स जब हम कर रहे हैं इसको, तो आयतन में परिवर्तन आ जाएगा। तो ये जो डेल्टा बी है, मतलब डेल्टा बी मिक्सिंग, मतलब मिक्स करने पे जो आयतन में परिवर्तन होगा वो नॉन जीरो होगा, मतलब जीरो नहीं होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि डेल्टा वी मिक्सिंग, मिक्सिंग मतलब मिलाने पर जो आयतन में परिवर्तन है, मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। डेल्टा में मिक्सिंग क्या होगा? नॉन ज़ीरो होगा। मतलब आयतन, या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जो वी टोटल होगा, मतलब कुल आयतन जो होगा, दैट इज़ नॉट इक्वल टू वी ए प्लस वी बी। मतलब ए और बी के आयतन का जो सम होगा उसके सम के बराबर नहीं होगा टोटल आयतन। मतलब जैसे हमने क्या किया, ये 10 ml हमने क्या कर लिया भाई, हमने लिया वी ए जो हो गया वो आपका हो गया 10 ml कोई भी, और वी बी जो हो गया वो कितना हो गया 30 ml। तो दोनों को मिलाने, मतलब ए और बी को मिलाने पे कुल आयतन कितना होना चाहिए? 40 ml। लेकिन वो 40 ml नहीं होगा। वी टोटल विज इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी
वी ए प्लस वी बी जो है जो हम निकालेंगे तो वी टोटल जो है वो 40 ml नहीं होगा, हो सकता है 39 हो या 38 हो या 41 हो, मतलब 40 नहीं होगा, मतलब आयतन में परिवर्तन हो जाएगा मिलाने पे। तो ये होगा अनादर्श विलयन। दूसरा, ऐसे विलयन को जब हम निर्माण करेंगे, ऐसे विलयन के निर्माण के दौरान ऊष्मा या तो अवशोषित अथवा उत्सर्जित होगी, या तो क्या होगा, ऊष्मा अवशोषित होगी या फिर ऊष्मा उत्सर्जित होगी, मतलब डेल्टा एच जो है वो नॉन जीरो होगा। एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी नॉन जीरो, मीन्स ऊष्मा का या तो अवशोषण हो रहा होगा या फिर उत्सर्जन हो रहा होगा। तो ये हो गया चौथा कंडीशन, मतलब तीसरा। आगे अगर हम देखें चौथा कंडीशन क्या है, वो है इन विलयन में ए और बी तथा बी और बी के मध्य का आकर्षण बल ए कोमा बी आकर्षण बल के समान नहीं होता है। मतलब ए और ए के बीच में आकर्षण बल है, पहला हो गया हमने ए और ए के बीच का ले लिया, बार बार गलत लिखा जा रहा है, ए और ए के बीच का आकर्षण बल, बी और बी के बीच का आकर्षण बल, और तीसरा क्या हो जाएगा, जब हम मिला देंगे तो ए और बी के बीच में आकर्षण बल होगा। ये दोनों समान नहीं होंगे, मतलब ए और ए के बीच का आकर्षण बल ए और बी के बीच के आकर्षण बल के समान नहीं है, और बी और बी के बीच का आकर्षण बल ए और बी के आकर्षण बल के समान नहीं होगा। मतलब इन विलयन में ए तथा बी के मध्य आकर्षण ए बी आकर्षण के समान नहीं होता है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे आकर्षण बल लगेंगे वो समान नहीं होंगे। ए अणुओं के बीच आकर्षण बल अलग होगा, बी अणुओं के बीच आकर्षण बल होगा, और ए बी अणुओं के बीच आकर्षण बल अलग रहेगा। अगर हम देखें, अनादर्श विलयन को दो भागों में बांटा जाता है। अनादर्श विलयन क्या होंगे, दो प्रकार के होंगे। पहला हो गया धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, मतलब जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। दूसरा होता है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, मतलब धनात्मक विचलन भी कर सकते हैं और ऋणात्मक विचलन भी कर सकते हैं। तो पहले हम लेते हैं धनात्मक विचलन। ऐसे विलयन जिनका कुल दाब उसमें उपस्थित अवयवों के आंशिक दाब के योग से अधिक होता है, उन्हें धनात्मक विचलन वाले आदर्श विलयन कहते हैं। मतलब यहाँ इनका जो वाष्प दाब होगा, मीन्स कुल वाष्प दाब जो होगा, वो जो भी अवयव उपस्थित हैं उनके वाष्प दाब से अधिक होगा। मतलब जो अगर आदर्श विलयन होता तो उसका वाष्प दाब क्या होता, वो हो जाता है पी ए प्लस पी बी, ये वाला। लेकिन ये इससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब पी जो अब रहेगा, पी टोटल जो होगा वो ज़्यादा होगा पी ए प्लस पी बी से। और पी ए और पी बी हमने देखा था, पी ए के और पी बी क्या होता है, पी ए जो होता है आपका, पी ए इज इक्वल टू होता है एक्स ए पी ए नोट, और पी बी क्या होता है आपका एक्स बी पी बी नोट। तो मतलब जो P है, P टोटल है, वो क्या हो जाएगा आपका, P टोटल विल बी ग्रेटर देन एक्स ए पी ए नोट प्लस एक्स बी पी बी नोट। तो ये इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसके बराबर नहीं होगा, इससे अधिक होगा। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, मीन्स ये विलयन धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। दूसरा हो गया कि जब हम इनको मिलाएंगे तो ऐसे विलयन जिनका कुल आयतन विलेय और विलायक के आयतन के योग से अधिक होता है, उन्हें धनात्मक विचलन वाले आदर्श विलयन कहते हैं। मतलब जो आयतन भी होगा, मतलब जो वी टोटल आपका रहेगा, वी टोटल क्या होगा, दैट इज़ ग्रेटर देन वी ए प्लस वी बी, या फिर हम ले सकते हैं कि डेल्टा वी जो हो जाएगा, वॉल्यूम में परिवर्तन जो होगा वो क्या होगा आपका, ग्रेटर देन जीरो होगा। मतलब मिलाने पे आयतन जो है वो बढ़ जाएगा।
ऐसा कब होता है, किस स्थिति में ऐसा होगा कि वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करें? कब होता है ऐसा? जब, जैसे यहाँ पे हमें बताया गया है कि ऐसा कब होगा, ऐसे विलयन जिसमें ए बी बी आकर्षण बल ए बी आकर्षण से अधिक होंगे, मतलब जो प्योर कंपोनेंट, प्योर अवयव थे उनमें आकर्षण बल ज़्यादा थे, जब हमने उनको मिलाया तो उनमें मिलाने के बाद जो विलयन बना उसमें आकर्षण बल कम है, तब उस केस में जैसे हमने देखा था कि वाष्प दाब किस पे निर्भर करता है? आकर्षण बल पे निर्भर करता है। जितना ज़्यादा आकर्षण बल होगा वाष्प दाब उतना कम होगा। अब मिलाने पे आकर्षण बल कम हो रहा है तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब ए और बी के बीच आकर्षण बल ए बी आकर्षण बल से अधिक होगा। इससे पहले भी एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे रह गया था, यह है ऐसे विलयन जिनको विलय ऐसे विलयन जिनमें विलेय को विलायक में मिलाने पर एंथैल्पी में जो परिवर्तन आएगा वो शून्य से अधिक होगा। मतलब ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं कि वो धनात्मक विचलन शो कर रहे हैं। मतलब डेल्टा एच जो होगा मिक्सिंग, वो जो होगा वो 0 से ज़्यादा होगा। मतलब जब आकर्षण बल कम हो रहे हैं तो आकर्षण बल कम होंगे तो वहाँ पे ऊर्जा का क्या होगा? अवशोषण होगा। यहाँ ऊर्जा अवशोषित होती है, यहाँ ऊष्मा अवशोषित होगी, उत्सर्जित नहीं होगी। उदाहरण अगर हम देखें, कुछ उदाहरण हमें दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे हो गया आपका एथेनॉल प्लस वाटर, मेथनॉल प्लस वाटर, और आपका हो गया CH2 कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, CH2 प्लस एसीटोन, CCl4 प्लस टॉलिन, CCl4 को टॉलिन में मिलाएंगे, एसीटोन को ईथर में मिलाएंगे, या फिर एथेनॉल को साइक्लोहेक्सेन में मिलाते हैं। तो इस तरह के केसेस में क्या होगा? धनात्मक विचलन होगा। कैसे? जैसे लास्ट वाला केस ले लेते हैं, एथेनॉल को साइक्लोहेक्सेन में मिलाते हैं। इथेनॉल क्या हो गया? C2H5OH अल्कोहल है, इसमें हाइड्रोजन बल उपस्थित होते हैं, हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं। तो अल्कोहल के सभी मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होंगे। लेकिन जब हम उसमें साइक्लोहेक्सेन डाल देंगे, साइक्लोहेक्सेन क्या है? वो नॉन पोलर है, अध्रुवीय है। तो जब हम इसमें साइक्लोहेक्सेन डाल देते हैं तो साइक्लोहेक्सेन क्या करेगा? ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन। भाई जो अल्कोहल होगा ETOH, इथेनॉल को ETOH भी दिखा देते हैं, ETOH, दो ETOH के बीच में क्या आ गया? साइक्लोहेक्सेन आ गया। तो इनके बीच में जो हाइड्रोजन बंध उपस्थित हैं उसको ये क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। उसकी वजह से क्या हो जाता है? उनमें जो आकर्षण बल होते हैं कम हो जाते हैं, उसकी वजह से वाष्प दाब बढ़ जाता है और धनात्मक विचलन ये शो करते हैं। आगे अगर हम देखें वाष्प दाब का ग्राफ अगर हम देखते हैं मोल अंश के साथ, तो इधर हमने ले लिया ये मोल अंश, इधर ले लिया वाष्प दाब। जब पहले इधर ले रहे हैं हम XA1 XB जो है 0, इधर XA 0 XB 1, मतलब यहाँ से इधर जाने पे XB जो होगा वो आपका बढ़ेगा और XA घटेगा। तो यहाँ पे कुल जो है B उपस्थिति नहीं है, A है खाली, तो मतलब A खाली है तो उसका वाष्प दाब क्या होगा? वो PA नोट हो जाएगा। इधर केवल B उपस्थित है तो इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा? PB नोट हो जाएगा। ये PA नहीं होगा, ये क्या होगा? आपका PB होगा। ये इसमें गलती है, ये इसकी जगह PA की जगह क्या लिखना है आपको? PB नोट लिखना है, ये गलत है। तो ये आ गया आपका PB नोट। और हम देख रहे हैं कि PB नोट जो है वो ज़्यादा है, PB नोट इज़ ग्रेटर देन PA नोट। तो जैसे जैसे B का अमाउंट बढ़ेगा, B की मात्रा बढ़ेगी, वैसे वैसे वाष्प दाब बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ये जो हमने डार्क लाइनें शो करी हैं, ये वाली, जैसे ये हो गया, ये आदर्श विलयन को प्रदर्शित कर रही हैं, ये भी आदर्श को प्रदर्शित कर रही हैं। लेकिन ये डॉट डॉट वाली जो लाइनें हैं, डैश वाली लाइनें जो हैं, वो जो
अनदर्स विलेन है, जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं उसको ये शो करती हैं। धनात्मक विचलन शो करने वाले अनादर्श विलयन को ये दर्शाती हैं। तो जो बिंदुकृत रेखाएं हैं, जो ये डॉटेड लाइंस हैं, वो क्या कर रही हैं, वो धनात्मक विचलन को प्रदर्शित कर रही हैं। तो जैसे ये हो गया, ये जो लाइन है, ये ऊपर वाली जो लाइन है, ये आपकी विलयन के वाष्प दाब को दर्शाती है, ये वाली लाइन। ये लाइन जो है, ये जो चल रही है, ये पीबी को दर्शा रही है। पीबी का मतलब बी का जो वाष्प दाब होगा, जो पीबी नॉट एक्स बी से ज़्यादा होगा। और ये वाली जो लाइन है वो पी ए को दर्शा रही है, जो क्या होगा, पी ए नॉट एक्स ए से ज़्यादा होगा। यहाँ पे भी थोड़ी सी गलती दी हुई है आपको। ये भी आपको क्या लिखना है यहाँ पे, पी ए इज़ ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए। पी ए नॉट एक्स ए से ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे पी बी के लिए लिखा है हमने, नहीं सॉरी, ठीक है, क्योंकि नीचे वाली लाइन आदर्श वाली लाइन के लिए दर्शाया गया है, ये सही है, ऊपर वाला ज़्यादा है तो इसको चेंज नहीं करना है आपको। तो ये क्योंकि ये वाला जो है इधर वाला पी ए, वो पी ए नॉट एक्स ए से ज़्यादा है, ये जो नीचे वाला है वो आदर्श को दर्शा रहा है, तो वो पी ए नॉट एक्स ए के बराबर ही होगा। तो ये हो गया आदर्श में धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले आदर्श विलयन। आगे अगर हम देखें, आगे हमारे पास है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन में सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, मतलब ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन। तो ये क्या कर रहे हैं, ये विलयन ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ जस्ट उल्टा हो जाएगा, सब कुछ उल्टा। भाई ऐसे विलयन जिसका कुल वाष्प दाब उसमें उपस्थित अवयवों के आंशिक दाब के योग से कम हो, उन्हें ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन कहते हैं। जैसे P क्या हो गया, P टोटल क्या हो गया, PA प्लस PB से कम हो गया, मतलब PA क्या होगा, PA विल बी लेस देन PA नॉट XA, और PB क्या होगा, दैट विल बी लेस देन XB PB नॉट, इससे कम होगा। मतलब PA नॉट XA से कम हो गया और PB XB PB नॉट से कम हो गया, इसलिए P टोटल भी क्या हो गया, PB प्लस PA से कम होगा। इसमें आयतन जो होगा, वो कुल आयतन वो कम होगा विलेय और विलायक के आयतन के सम से। ऐसे विलयन जिनका कुल आयतन विलेय और विलायक के आयतन के योग से कम हो, उन्हें धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन कहते हैं। मतलब डेल्टा V जो मिक्सिंग होगा वो लेस देन 0 होगा, मतलब V जो टोटल हो गया दैट विल बी लेस देन VA प्लस VB। इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हो, VA प्लस VB से कम रहेगा। आगे अगर हम देखें, ऐसे विलयन जिसमें विलेय को विलायक में मिलाने पर एंथैल्पी शून्य से कम होती है, मतलब ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन ये होते हैं। मतलब यहाँ जो होगी, आकर्षण बल ज़्यादा होंगे। जब A और B के बीच मध्य में आकर्षण बल ज़्यादा रहेंगे, तो आकर्षण बल ज़्यादा होंगे तो उससे क्या होगा, ऊष्मा उत्सर्जित होगी, मतलब ऊष्मा निकलेगी। तो डेल्टा H जो होगा वो लेस देन 0 होगा। तो यहाँ हो गया डेल्टा H जो परिवर्तन है, डेल्टा H मिक्सिंग जो होगा वो क्या रहेगा आपका, लेस देन 0 होगा। तो आगे अगर हम देखें, ऐसे विलयन जिनमें AA तथा BB आकर्षण AB आकर्षण से कम होता है, मतलब जब विलयन बनेगा तो उसमें A और B के जो मध्य आकर्षण बल होंगे वो अधिक होंगे। जो पहले से उपस्थित AA आकर्षण बल था और BB आकर्षण बल था, वो इनका जो मान होगा वो कम होगा, वैल्यू कम होगी, और AB आकर्षण बल ज़्यादा होगा। उदाहरण अगर हम लेते हैं इनके ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन के, हमारे पास उदाहरण हमें गिवन है। जैसे क्या हो गया, ये पहला सबसे H2O प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, H2O प्लस HCl, H2SO4 प्लस H2O, जल में H2SO4 को मिलाते हैं। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म में एसीटोन को मिलाते हैं।
क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिला रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको और उदाहरण नहीं दिए हैं, और भी उदाहरण रहते हैं इसके, जैसे क्या CH3COOH प्लस C5H5N, मतलब एसिटिक एसिड प्लस ये हो गया आपका एनिलीन, सॉरी एनिलीन नहीं होगा, ये पेरिडीन होगा। इसी तरह से CHCl3 प्लस बेंजीन C6H6। तो और भी उदाहरण होते हैं, बहुत सारे उदाहरण रहते हैं। जैसे ये अगर हम इनका एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी एक, जैसे हमने ले लिया क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का, आखिरी वाला जो है क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन का एग्जांपल हम देते हैं। तो ये हो गया CCl Cl और ये Cl, एसीटोन हो गया C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी आएगा, C डबल बॉन्ड O, इधर आ जाएगा CH3, इधर भी आ जाएगा CH3। तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में कोई भी हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं है, लेकिन जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो इनके बीच में हाइड्रोजन बंध बन जाता है। यह हाइड्रोजन बंध बन जाएगा इन दोनों के बीच में, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बंध यहाँ पे बन जाता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, इनके आकर्षण बल बढ़ जाएंगे और ये जो है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने लगेंगे। मतलब इनका जो एक तरह से आकर्षण बल हैं वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। ये हम देख सकते हैं, ये हमारे पास वाष्प दाब और मोलंस का ग्राफ हमें दिया हुआ है। इधर हो गया वाष्प दाब, इधर हो गया मोलंस। तो जैसे जैसे XA इधर 1 है, XB 0 है, इधर XA 0 हो गया, XB 1 हो गया। ये जो बोल्ड वाली लाइनें हैं, जो गाढ़ी रेखाएं हैं, वो आदर्श विलयन को प्रदर्शित करती हैं, और जो बिंदुकृत रेखाएं हैं वो अनादर्श विलयन को प्रदर्शित करती हैं। तो अनादर्श विलयन वाले में अगर हम देखें, ये नीचे आ रही हैं अनादर्श वाली लाइनें, और जो आदर्श वाली लाइनें हैं वो यहाँ पे ऊपर आ रही हैं। मतलब आदर्श विलयन से इनका जो वाष्प दाब होगा वो कम होगा। तो वाष्प दाब आदर्श विलयन से क्या हो गया, इनका वो कम हो गया। इस ग्राफ से हम देख सकते हैं। और जैसे जैसे B का वाष्प दाब ज़्यादा है, तो जैसे जैसे B बढ़ेगा, B का मात्रा बढ़ेगी, तो वाष्प दाब भी बढ़ता चला जाएगा। आगे अगर हम देखें, आगे हमारा टर्म है स्थिर क्वांती मिश्रण, हैंस एजोट्रोपिक मिक्सचर इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, स्थिर क्वांती मिश्रण या एजोट्रोपिक मिक्सचर। ये क्या होते हैं, इनका वाष्प में जब भी कोई भी हम अगर विलयन लेते हैं, तो विलयन जब हम लेंगे, जैसे सपोज A और B को मिला के हमने उसका विलयन तैयार किया, तो जब हम A और B को वेपर मीन्स वाष्प अवस्था में परिवर्तित करते हैं, तो हमने मान लिया कि B ज़्यादा वाष्पशील है। भाई ये हमने लिया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ A और B का मिश्रण लिया। अब हम मान रहे हैं कि B का वाष्प दाब जो है ज़्यादा वाष्पशील है A से, तो वे वाष्प अवस्था में B ज़्यादा जाएगा, A वाष्प अवस्था में कम जाएगा। मतलब ये कम होगा वाष्प अवस्था में, ये ज़्यादा होगा क्योंकि इसका वाष्प दाब ज़्यादा है। लेकिन एक स्पेशल केस होता है स्थिर क्वांती मिश्रण, मीन्स एजोट्रोपिक मिक्सचर। ऐसे मिश्रण जो एक निश्चित ताप पर उबलते हैं और इनका वाष्प अवस्था में और द्रव अवस्था में सांद्रता समान रहती है। मतलब वाष्प अवस्था में और द्रव अवस्था में सांद्रता भी क्या होगी, समान होगी। मतलब जितना जो सांद्रता वाष्प अवस्था में है द्रव अवस्था में होगी, वही सांद्रता इस केस में वाष्प अवस्था में रहेगी। मतलब सांद्रता में कोई भी यहाँ पे परिवर्तन नहीं आएगा, दोनों अवस्थाओं में सांद्रता सेम रहने वाली है। इसमें अगर हम देखें, ये दो टाइप के होते हैं, न्यूनतम कथनांकी स्थिर क्वांती मिश्रण, ऐसे मिश्रण जिनका क्वथनांक उनमें उपस्थित घटकों के क्वथनांक से कम हो। मतलब क्वथनांक से कम होगा अगर बॉइलिंग पॉइंट से अगर कम रहेगा
तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो अगर हम इस तरह का मिश्रण लेते हैं तो इस तरह के मिश्रण में इनका जो क्वथनांक होता है वो दोनों अवयव के क्वथनांक से कम होता है, मतलब जो भी उसमें अवयव उपस्थित होंगे, घटक उपस्थित होंगे, उससे कम होगा। और जैसे मैंने बताया स्थिर क्वांतीय मिश्रण क्या होते हैं, ये ऐसे मिश्रण होते हैं जिनका वाष्प अवस्था में और द्रव अवस्था में सांद्रता समान रहती है। इसको हम बोलते हैं स्थिर क्वथनांकी मिश्रण बोलते हैं। जैसे अल्कोहल और जल को अगर हम मिलाते हैं, न्यूनतम वाला इससे हमें प्राप्त होता है न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वांतीय मिश्रण। तो जैसे अल्कोहल को और जल को हमने मिलाया तो इससे हमें स्थिर क्वांतीय मिश्रण प्राप्त होगा। और आगे अगर हम देखें, जो अगला केस है आपका वो है अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वांतीय मिश्रण। मीन्स पहला था मिनिमम बॉइलिंग आइजोट्रोपिक मिक्सचर, दूसरा है ये जो सेकंड वाला केस है ये आपका जो केस है ये हो गया मैक्सिमम बॉइलिंग आइजोट्रोपिक मिक्सचर, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। मीन्स फर्स्ट वन इज मिनिमम बॉइलिंग, सेकंड वन इज मैक्सिमम बॉइलिंग। ऐसे मिश्रण जिनका क्वथनांक उसमें उपस्थित घटकों के क्वथनांक से अधिक होता है उसे हम क्या बोलेंगे, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वांतीय मिश्रण, इसको हम बोलेंगे। इसका जो क्वथनांक होगा वो ज़्यादा होगा दोनों अवयव के क्वथनांक से। तो जैसे कि अगर हम नाइट्रिक एसिड और जल को मिलाते हैं तो इससे जो मिश्रण प्राप्त होता है वो अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वांतीय मिश्रण हमें उससे प्राप्त होता है। नाइट्रिक एसिड और जल को जब हम मिलाते हैं तो अगर 68% नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक अम्ल है और 32% जल है तो उससे हमें स्थिर क्वांतीय मिश्रण प्राप्त होगा। और कौन से टाइप का होगा, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वांतीय मिश्रण हमें प्राप्त होता है। और इसका जो क्वथनांक होता है वो होता है 393.5 केल्विन। तो 393.5 केल्विन कब होगा, जब 68% नाइट्रिक एसिड है और 32% जल है। तो उस केस में मतलब 68% HNO3 होगा और 32% जल अगर है तो ये क्या होता है, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वांतीय मिश्रण होता है। और इसका जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 393.5 केल्विन होता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है विलायकों के अणुसंख्या गुणधर्म। अणुसंख्या गुणधर्म मतलब जो गुण केवल विलेय की संख्या पर निर्भर करते हैं, केवल विलेय की अणुसंख्या पर निर्भर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अणुसंख्या गुणधर्म बोलते हैं। मतलब जो विलेय, जो सोल्यूट होगा, जो विलेय होगा, विलेय के अणुओं की संख्या पे ये गुण निर्भर करेंगे। तो ऐसे गुण जो विलेय की संख्या, विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अणुसंख्या गुणधर्म बोलते हैं। इसको हम आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये 4 प्रकार के होते हैं। तो चारों प्रकार हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। पहला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा है हिमांक का अवनमन और चौथा है पराशण एवं पराशण दाब। पराशण दाब जो है वो है आपका अणुसंख्या गुणधर्म। तो ये 4 अणुसंख्या गुणधर्म है। ये लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा सॉल्यूशन का, इसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।